अध्याय 126। स्तर ऊपर एक कैसीनो में एक शराबी टाइकून की तरह अपनी डीपी खर्च करने के बाद वेस के पास अपने बजट में केवल 10,000 डीपी थे। जबकि वह लॉटरी टिकटों पर पूरी रकम खर्च करने पर विचार कर रहा था, उसने तुरंत पुनः विचार किया। मेरी किस्मत थोड़ी असंगत है। मैं इस वक्त कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। उन्होंने सिस्टम का स्टोर पेज खोला और अपनी इच्छा सूची बुलाई। इस समय बेस ने मुख्य रूप से एक डिजाइनर सिस्टम को गुप्त रखने की कोशिश की। पर्याप्त क्रेडिट के साथ वह सभी प्रकार के फैंसी गैजेट खरीद सकता था। एकमात्र चीज जो वह आसानी से क्रेडिट के साथ नहीं खरीद सकता था वह थी सिस्टम के अपने बढ़ते उपयोग को स्पष्ट करने का एक तरीका। अन्नाम पार्सल वितरण प्रणाली स्तर एक कीमत 10,000 डिजाइन पॉइंट श्रेणी एक सितारा क्षेत्र आयाम 1 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी एपीडीएस एक परिष्कृत परिवहन उपकरण है जो किसी भी कार्गो को अपनी सीमा के भीतर एक अनियंत्रित क्षेत्र में टेलीपोर्ट कर सकता है। वर्णन में बहुत कुछ बाकी था, लेकिन वे इसको सार मिल गया, विशेषकर उसकी बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता से। यह छोटा उपकरण किसी तरह अपने छोटे से आंतरिक भाग में रखी किसी भी वस्तु को कई प्रकाश वर्षों में तुरंत टेलीपोर्ट करने में सक्षम था। बक्से की क्षमता छोटी थी। इसमें केवल डेटा चिप, लकी के रत्नों में से एक या उसके नाखून की कतरनों को टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त जगह थी। हर बार टेलीपोर्ट शुरू करने पर इसने बहुत अधिक बिजली खर्च की। वेस ने मुख्य रूप से एपीडीएस को खरीदने पर विचार किया क्योंकि इसकी क्षमता लकी के रत्नों जैसी किसी संवेदनशील वस्तु का व्यापार करते समय गुमनाम रहने की थी। उसे अभी भी अपने ग्राहकों के साथ संवाद करते समय अप्राप्य रहने का एक तरीका खोजना था, इसलिए तब तक उसके पास इस वस्तु का कोई उपयोग नहीं था। आइए कुछ और देखें। छोटा गुमनाम स्टाम्प क्षमता 1 घन सेमी कीमत 10,000 डिजाइन पॉइंट यह विशेष टिकट किसी भी वस्तु को एक विशेष स्याही से स्थायी रूप से चिह्नित कर सकता है। स्टाम्प में स्टाम्प प्राप्त करने वाली वस्तु की विशेष विशेषताओं को छिपाने की क्षमता होती है। इस केवल 1 घन सेमी की अधिकतम मात्रा वाली वस्तु को प्रभावित करने में सक्षम है। अज्ञात स्याही छोटी मात्रा एक एकल उपयोग कारतूस कीमत 1 और डिजाइन बिंदु ये स्याही का उपयोग किसी वस्तु को अज्ञात करने के लिए किसी भी संगत स्टाम्प या उपकरण द्वारा किया जा सकता है, जिससे उनकी विशेष विशेषताओं को छिपाया जा सकता है। एक छोटी मोहर लगाने के लिए पर्याप्त स्याही की आपूर्ति की जाती है। मोहर और इसकी अलग से आपूर्ति की गई स्याही 1 घन सेंटीमीटर से छोटी किसी भी वस्तु को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकती है। इसका मतलब यह था कि यह लकी के रत्नों में से एक की उत्पत्ति के साथ साथ सामान्य आकार के डेटा पैड को भी स्पष्ट कर सकता है। पैरामीटर केवल वॉल्यूम की परवाह करते हैं। इसका तकनीकी रूप से मतलब यह था कि वह एक शटल जितनी लंबी छड़ी पर मोहर लगा सकता था, जब तक कि वह बहुत पतली और बहुत संकीर्ण हो। स्टैम्प तब तक काम करता था जब तक वस्तु पर्याप्त बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती थी। आइए इन टिकटों के साथ चलें। उसने एक क्षण विचार करने के बाद निर्णय लिया। सूची में नीचे दिए गए आइटम भी उपयोगी हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए मेरे ट्रैक को कवर करना महत्वपूर्ण है। यदि मैं अभी भी लकी के रत्नों का उपयोग करना चाहता हूँ, तो मुझे उनके प्रभावों को स्पष्ट करना होगा। जब तक वेस ने एक छोटी मोहर लगाई, तब तक किसी को भी मशीन के रहस्यमय तरीके से प्रभावित होने के लिए मे के सक्रियण बटन पर संदेह नहीं होगा। स्टाम्प का उपयोग करने का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि उसे प्रत्येक स्टाम्प के लिए 100 डीपी खर्च करना पड़ता था। इसने प्रत्येक भौतिक यांत्रिकी बिक्री को डीपी के संदर्भ में शुद्ध हानि में बदल दिया। उसने अपने होंठ थपथपाए और लागत का आकलन किया। जब मैं कोई अन्य वर्चुअल मशीन डिजाइन करता हूं, तब भी मैं अंक वापस अर्जित कर सकता हूं। मेरे लिए अपने प्रीमियम उपकरणों का प्रदर्शन बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण है।
उनकी विशिष्टताएं जितनी ऊंची होंगी, मेरी प्रसिद्धि उतनी ही अधिक फैलेगी। मैं लकी के रत्नों के उपयोग को सोने और रूबी लेबल वाले मेक तक सीमित कर दूंगा। कार्लोस द्वारा निर्मित बड़े पैमाने पर उत्पादन मेक एक विशेष रत्न से सुशोभित होने के लायक नहीं थे। एक सस्ता संश्लेषित रत्न उपयुक्त रहेगा। वेस ने स्टैम्प और स्याही का एक कारतूस खरीदा। फिलहाल उसने उन दोनों को अपने एंटीग्रेव कपड़ों की जेब में भर लिया। मुझे अपनी खरीदारी सूची में सुरक्षित भंडारण जोड़ना चाहिए। वेस अपनी खरीदारी समाप्त करने के बाद काम पर वापस चला गया। सबसे पहले वे क्लिफोर्ड सोसाइटी के वर्चुअल पोर्टल पर लौटे और स्टार लाइब्रेरी में प्रवेश किया। उन्होंने सबसे उन्नत प्रशिक्षु स्तर की पुस्तकों को स्कैन किया और एक उदार चयन प्राप्त किया। फिर वे उन्हें तेजी से पढ़ने लगा। सोसाइटी का कोई भी सदस्य जो वहां से गुजर रहा होगा सोच सकता है कि वह केवल पन्ने पलट रहा था। सच में, अपनी बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ वह अधिकांश सिद्धांतों को काफी जल्दी समझने में सक्षम था। पढ़ने की मैराथन के दौरान उनके कुम पर अचानक बीप बजने लगी। डिट्रिच ने अंततः इसकी बिक्री से 35 मिलियन से अधिक क्रेडिट भेजे। ब्लैकमेल सामग्री उन्हें परित्यक्त अड्डे पर मिली। आपको काफी समय लग गया, उसने कहा। उन्होंने सबसे पहले वादा किया गया 25 मिलियन क्रेडिट सैस को भेजा। इससे उन्हें 32 मिलियन क्रेडिट की कुल बचत हुई। यह बहुत अधिक भंडारण राशि नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ अतिरिक्त पुस्तकों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। अपनी शिक्षा में तेजी लाने के लिए वेस ने जर्नीमैन स्तर की किताबें हासिल करने के लिए खुले बाजार का सहारा लिया। सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध पुस्तकें मून लाइब्रेरी जितनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बहुमूल्य योग्यताएं खर्च नहीं करनी पड़ी। वेस ने बड़ी कृपापूर्वक अपने ब्लॉग को 2 मिलियन क्रेडिट मूल्य की आभासी पाठ्य पुस्तकों से भर दिया। वह उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लेखकों की वंशावली उन लेखकों से बहुत कम थी जिनकी रचनाएं मून लाइब्रेरी में शामिल थीं। खैर, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने मुख्य कौशल को पार्श्विक बल द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि ने उन्हें सबसे अपारदर्शी विवरणों को भी समझने की अनुमति दी। उनकी बेहतर एकाग्रता ने भी उनका ध्यान ट्रैक पर रखने में मदद की। उनकी पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनकी रणनीति का लाभ मिला। स्टार लाइब्रेरी से गुणवत्तापूर्ण अप्रेंटिस स्तर की पुस्तकों को गैलेक्टिक नेट से भयानक जर्नीमैन स्तर की पुस्तकों के साथ जोड़कर वह अंततः सफल हो गया। वह 2 सप्ताह बाद भौतिकी और गणित दोनों में जर्नीमैन पहुंचे। अंततः मेरा काम पूरा हो गया, वह हवा में चिल्लाया। उसने थककर अपनी आंखें मलीं और अपने टर्मिनल से उठ खड़ा हुआ। वह यह देखने के लिए कार्लोस के पास गया कि उसने अब तक कितनी प्रगति की है, कितनी सफलताएं। अभी तक सिर्फ 3। उसने असेंबलर पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए अपना सिर हिलाया। केबलों और घटकों की गड़बड़ी को बिना कुछ तोड़े एक सीमित स्थान में भरने की कोशिश करना कार्लोस के लिए अब तक हमेशा संभव नहीं था। यह मशीन अपने अंदरूनी हिस्सों के मामले में बहुत ही बारीक है। मैंने अब तक जो 3 अक्षुण्ण मेक बनाए हैं वे पूरी तरह से अस्थायी हैं। अपने पहले कर्मचारी के निर्माण कार्य के लिए धन जुटाने का भी वे इस पर भारी असर पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद कार्लोस इस प्रक्रिया में महारत हासिल कर लेगा। इसके बजाय उसने देखा कि कार्लोस आखिरी बाधा पर बार बार लड़खड़ा रहा था। वेस ने अपनी हथेली फैला दी। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रहा है। अभी रोको। मुझे खेद है वेस। मैंने सोचा था कि मैं इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन यह घटिया डिजाइन बहुत ही पागलपन भरा है। आपको मूल सीजर ऑगस्टस देखना चाहिए।
उसे एक साथ रखना कम से कम 50% कठिन है। किसी भी स्थिति में आपके लिए किसी भी डिजाइन पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। वे बहुत उन्नत और बहुत जटिल हैं। तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? जाहिर तौर पर वेस नहीं चाहते थे कि कार्लोस अपने नए डिजाइन को पूरा करने के इंतजार में चुपचाप बैठे रहें। आगे बढ़ें और अभी मेरे वर्चुअल मेज पर अभ्यास करें। आपको सभी प्रकार की मशीनें बनाने में महारत हासिल करनी होगी। साधारण घुमंतु की तरह मेरे एक स्टार डिजाइन से शुरुआत करें और मेरे स्टार यंग ब्लड तक बढ़ें। एक बार जब आप अपना रीडिजाइन पूरा कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से यंग ब्लड में महारत हासिल कर लूंगा। कार्लोस ने उससे वादा किया। वह जानता था कि उसने गड़बड़ कर दी है। यह अच्छा है, क्योंकि मैंने यंग ब्लड में जिन डिजाइन सिद्धांतों का उपयोग किया है उनमें से कुछ को मार्क एंटनी MKI में भी लागू किया जाएगा। वैसे यंग ब्लड भी संपीड़ित कवच का उपयोग करता है, इसलिए आपको उस चरण को हमेशा की तरह छोड़ देना चाहिए जब तक कि आप इसके सिद्धांतों को सीखने के लिए तैयार न हो जाएं। मिश्र धातु संपीड़न एक अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक प्रक्रिया थी जो कई मायनों में गलत हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा यह कई मिलियन क्रेडिट मूल्य की विदेशी वस्तुओं के एक बैच को बर्बाद कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में संपूर्ण संपीड़न मशीन फट सकती है। वेस को अभी भी संपीड़ित कवच चढ़ाना के उत्पादन को स्वचालित करने का एक तरीका ढूंढना था। डॉर्टमुंड के प्रति उनकी भूख का एक कारण यह था कि यह एक अच्छी गुणवत्ता वाले मिश्र धातु कंप्रेसर से जुड़ सकता था और एक ही सत्र में संपीड़ित प्लेटों का निर्माण कर सकता था। अपने फैब्रिकेटर के नए प्रशिक्षण को निपटाने के बाद वेस ने कार्यस्थल छोड़ दिया और उस क्षेत्र में प्रवेश किया जहां लकी पहले शीत निद्रा में सोया था। चमकती हुई नीली गेंद कुछ दिन पहले बुझ गई और उसकी जगह एक चमचमाती नई यांत्रिक बिल्ल छोड़ गई। मास्टर ओल्सन के अज्ञात अयस्क के टुकड़े से उनके पालतू जानवर को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ। इसकी कीमत काफी अधिक रही होगी, लेकिन इसके उपयोग का पता लगाए बिना वेस को इसे लकी को सौंपने में कोई पछतावा नहीं था। कैसे हो मित्र? क्या आप अपनी नींद से उबर चुके हैं? लकी ने उसके जले हुए कांच से बाहरी हिस्से को अपनी जीभ से साफ करते हुए थक कर उसे म्याऊं म्याऊं की आवाज दी। वेस नीचे झुके और अपने यांत्रिक पालतू जानवर के कानों के बीच खरोंचने लगे। उन्होंने लकी के चमकदार नए बाहरी हिस्से की प्रशंसा की और उसकी जांच की। स्थिति पालतू पशु स्थिति नाम भाग्यशाली मालिक वेस लार्किंसन पद गोल्ड एक्सक्लूसिव स्तर 2 कौशल रत्न उत्सर्जन आई ऊर्जा पंजे लकी ने पहले से ही पिछले उपहार से कवच को भेदने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इस बार जब उसकी बिल्ली ने अयस्क खाया तो उसे कुछ खास लाभ नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी बिल्ली ऊपर उठ गई। वेस ने इसे अपनी मूल कार्य क्षमता के उन्नयन के रूप में समझा। बिल्ली थोड़ी सख्त, तेज और शायद होशियार हो गई। उनकी विशिष्ट रत्न उत्सर्जन क्षमता भी उन्नत हुई। लकी द्वारा उत्सर्जित कोई भी रत्न अब वास्तविक खजाने में बदल गया। उन दयनीय रत्नों की तुलना में जिन्हें वेस ने तिजोरी में भर दिया था, नए रत्न 2 गुने मजबूत होने चाहिए। वेस पहले से ही इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लकी क्या प्रोड्यूस करेगा। उसके हाथ में पहले से ही उसका अनाम स्टाम्प था। ये आजकल खतरनाक होता जा रहा है। अगली बार मेरे बिना अपने रत्नों को जंगल में फेंकने मत जाना। इससे पहले कि आप अपना व्यवसाय करें, मुझे अपनी गोपनीयता शील्ड बढ़ाने दीजिए। लकी ने हल्के से उसके हाथ पर अपना पंजा मारा, मानो अपना असंतोष व्यक्त कर रहा हो। ऐसे मत बनो भाग्यशाली। मेरे भंडारण कक्ष में पहले से ही स्वादिष्ट अयस्कों की एक बड़ी खेप मौजूद है। इससे बिल्ली निश्चित रूप से परेशान हो गई। लकी अपने बिस्तर से उठा और तेजी से हड़बड़ाहट में लिविंग रूम से बाहर निकल गया। वेस ने अपना सिर खुजलाया।
क्या उसकी बिल्ली ताले खोलना भी जानती थी? वह अपने अति उत्सुक पालतू जानवर के पीछे गया और उसके लिए एक दराज खोली। उसने अपनी बिल्ली के लिए खनिजों का केवल एक मामूली हिस्सा निकाला। वह अपनी बिल्ली को मोटा होते नहीं देखना चाहता था। अपना समय ले लो, भाग्यशाली। मेरे पास आपके खाने के लिए बहुत सारा स्टॉक तैयार है। वह पहले से ही अपने पालतू जानवर द्वारा उत्सर्जित रत्नों के छोटे से पहाड़ के बारे में सोचकर सहम गया। लकी के रात्रि भोज का ध्यान रखने के बाद बेस लिविंग रूम से निकल गया और कार्यशाला से बाहर निकल गया। हमेशा मौजूद बादलों के नीचे एक अत्यधिक स्वचालित निर्माण बल ने परिधि को मजबूत किया। बॉट्स ने कमजोर बिजली की बाड़ को पहले ही हटा दिया है। साइयाल एबलन के कार्यकर्ताओं ने पहले ही गढ़ वाली दीवारों के एक विस्तारित वर्ग को माप लिया। प्रकाश के बड़े चमकते स्तंभों ने उन स्थानों को चिन्हित किया जहां उन्होंने बुर्ज लगाने की योजना बनाई थी। वेस ने निर्माण फोरमैन से संपर्क किया। कोई समस्या? ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर आपके ध्यान की आवश्यकता हो, श्री लार्किंसन। यहाँ की मिट्टी हमारी अपेक्षा से अधिक नरम है, इसलिए हमें रास्ते में इसका उपचार करना होगा। हमें फ्रेजलैंड सिटी काउंसिल से अपना परमिट प्राप्त करने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। उनके कहे बिना हमें अपने भारी बुर्ज स्थापित करने की अनुमति नहीं है। अच्छा ऐसा है। वेस ने अपने होंठ पतले कर लिए। अपनी विस्तार योजनाओं में वे स्थानीय सरकार को भूल गए। उन्होंने किस तरह की आपत्तियां बताई हैं? खैर, कुछ भी नहीं। वे हमारे आवेदनों को सिरे से खारिज नहीं करते हैं, लेकिन वे उन्हें अधर में लटकने दे रहे हैं। यह अजीब लगता है क्योंकि ऐसी कोई अन्य बड़ी परियोजनाएं नहीं चल रही हैं जो देरी की व्याख्या कर सकें। फोरमैन ने सीधे तौर पर अपना संदेह जाहिर नहीं किया, लेकिन वेस को संदेश मिल गया। क्या मुझे सिटी हॉल का दौरा करने की आवश्यकता है? उन्हें याद दिलाएं कि मेरे यार्ड में एक समय संवेदनशील परियोजना उनकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। वेस ने सरकार के साथ अपने रिश्ते को खराब किए बिना उन पर अपना प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते हुए पूछा। आखिरकार उन्हें अभी भी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्राप्त थी। इससे मदद मिल सकती है। यह काफी अजीब है। आमतौर पर स्थानीय नौकरशाहों को डराने के लिए हमारा नाम ही काफी है। हमारे प्रबंधकों को संदेह है कि कोई और उनके काम में बाधा डाल रहा है। वह बहुत अच्छा था। क्या आप जानते हैं कि मास्टरमाइंड रिपब्लिक से है या गठबंधन से? इसके लिए आपको मिस रोबिन से बात करनी होगी। मेरा अनुमान है कि यह कोई विदेशी है जिसने अपना हाथ बर्तन में डाल दिया है। ठीक है, मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, वेस ने कहा और सहायक फोरमैन की ओर अपना सिर झुकाया। मैं तुरंत इस पर गौर करूंगा। धन्यवाद, श्री लार्किंसन। यह जितना लंबा चलेगा, इसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। वेस थोड़ा बड़बड़ाया। किसने सोचा था कि उनकी स्थिति के साथ एक स्थानीय व्यक्ति अभी भी गड़बड़ करने की हिम्मत कर रहा है? वह किसी ऐसे राजनेता या नौकरशाह को माफ कर सकते थे जिन्होंने अच्छे कारण से उनका विरोध किया था, लेकिन इस नग्न रुकावट से पर्दे के पीछे की छाया के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ। अध्याय 127। परमिट द ब्राइट रिपब्लिक ने हल्के स्पर्श से क्लाउडी कर्टेन जैसे उपनगरीय ग्रह पर शासन किया। ग्रह पर किसी भी प्रकार के बड़े पैमाने के उद्योग का अभाव था और उनके सिस्टम में खनन के लायक कोई क्षुद्र ग्रह नहीं था। ग्रह की ऐसी गंदगी में गणतंत्र ने आमतौर पर सावधानी बरतने का रुख अपनाया। जब तक कोई गद्दारों, विदेशियों या एलियंस का मनोरंजन नहीं करता, तब तक सरकार को इसकी परवाह नहीं होगी कि आपने क्या किया। कम से कम यही सिद्धांत था। वेस तूफान से आगे निकल गया निर्माण स्थल और तेज कदमों से अपनी कार्यशाला में प्रवेश किया। फ्रेजलिन के सिटी हॉल में उनकी यात्रा से कुछ हासिल नहीं हुआ। थोड़ी खोजबीन के बाद
उन्हें पता चला कि योजना निदेशक शहर के परमिट आवेदनों को संभालते थे। वे इस निदेशक बालकाई से मिलना चाहते थे, लेकिन 1 घंटे की निरर्थक बहस के बाद भी वे सचिव से आगे नहीं बढ़ सके। मुझे इस समस्या की आवश्यकता नहीं है, वेस अपने सोफे पर बैठते हुए बुदबुदाया। तृप्त दिखने वाला लकी उसकी गोद में बैठ गया और एक प्यारी सी ढलान में डूब गया। वेस ने लापरवाही से बिल्ली की चिकनी कांसे रंग की पीठ पर हाथ फेरा। यदि आपका सामना एक घुटन भरे निर्देशक से हो तो आप क्या करेंगे? लकी अत्यंत आनंद में केवल अपनी पूंछ घुमाता रहा। ठीक है, मैं इसे लाता हूँ। आप समस्या का समाधान करने में बहुत आलसी हैं। वेस के लिए दुख की बात है कि वह अपना सिर रेत में नहीं छिपा सका। यदि उन्होंने निदेशक बारकर को अपने तरीके से चलने दिया, तो कौन जानता था कि क्या वे अगली सुबह एक नोटिस लेकर आएंगे जो व्यावसायिक गतिविधि को प्रतिबंधित करेगा। उसे रेत में एक रेखा खींचनी थी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मदद कर सकते हैं। वह 3 अलग अलग दलों के साथ आए जो मदद कर सकते थे। सबसे पहले वे सहायता के लिए होरेशियो से संपर्क कर सकता था। वर्तमान स्थिति में गठबंधन के प्रभाव की बू आ रही है। यदि वह मास्टर ओल्सन के गुट को जल्दी शामिल करता है, तो दूसरा पक्ष पीछे हट सकता है। इस विकल्प के साथ एकमात्र समस्या यह थी कि वह एक मामूली मुद्दे को संबोधित करने के लिए बड़े लोगों को बुला सकता था। होरेशियो वैसे भी मदद कर सकता है, लेकिन फिर वे इसने एक बेकार डिजाइनर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पक्की कर ली, जो अपनी गंदगी का ख्याल नहीं रख सकता था। अंतिम विकल्प के रूप में होरेशियो को छोड़ना सबसे अच्छा है। मेरी वर्तमान स्थिति इतनी दूर नहीं गई है कि उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़े। इसके बाद वह लार्किन सन्स की ओर रुख कर सकते हैं। उनके चाचा आको मैककोर में बहुत सम्मान प्राप्त था, जबकि उनके दादा बेंजामिन रक्षा मंत्रालय में काम करते थे। इन दोनों ने ब्राइट रिपब्लिक के सैन्य मामलों में पर्याप्त प्रभाव डाला। ये रिश्ते भी परिवार के लिए बंधन बन गए। वेस को पता था कि उनके परिवार के सदस्य हमेशा खुली राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते थे। जब मैककोर के स्वभाव की बात आती है तो उनकी मजबूत राय हो सकती है, लेकिन इसके बाहर उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। यदि वेस ने अपने परिवार को बुलाया, तो वे अनजाने में उन्हें राजनीतिक खदान में फेंक सकता है। मुझे यकीन है कि वे मदद कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरे विरोधियों ने पहले से ही हमारे लिए कोई अप्रिय आश्चर्य तैयार किया है या नहीं। उसने वाल्टर व्हेलर्स को छोड़ दिया। स्थानीय भाड़े के गिरोह हाल ही में विजी मूड में क्लाउडी कर्टेन में लौटे। श्री वाल्टर ने स्वयं अभियान का नेतृत्व किया और वेस और डिट्रिच को जिस पर इत्यक्त बेस पर ठोकर लगी, वहां से हर नट और बोल्ट को बचाया। व्हेलर्स ने कई जिज्ञासु भाड़े के सैनिकों को हरा दिया जो कार्यवाही में शामिल होना चाहते थे। व्हेलर्स थोड़ा पस्त होकर घर लौटे, लेकिन बहुत कम हताहत हुए। सारा स्क्रैप बेंथीम की कुछ इच्छुक पार्टियों को पहले ही बेच दिया गया था। श्री वाल्टर वर्तमान में लगभग $500 बिलियन क्रेडिट के पहाड़ पर बैठे हैं। उनकी विशाल ढुलाई को संभव बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बेस आसानी से डिट्रिच और व्हेलर्स से मदद मांग सकते थे। स्थानीय लोगों के रूप में व्हेलर्स स्थानीय सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त थे। ऐसा तब हुआ जब वेस ने दोनों के बीच के विवादास्पद रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। व्हेलर्स में बेलगाम और बिना चतुराई के कार्य करने की प्रवृत्ति भी थी। हो सकता है कि वे निदेशक बालकाई को दिन के उजाले से बाहर कर दें। इनमें से कोई भी विकल्प अच्छा नहीं लगा। वेस को देर से एहसास हुआ कि यदि वे अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपना राजनीतिक पक्ष सुरक्षित करना होगा। यदि वह ग्रह के प्रशासन के प्रभारी नौकरशाहों और राजनेताओं की उपेक्षा करना जारी रखता, तो उसकी कंपनी उनके शिकार के प्रति संवेदनशील बनी रहती।
मुझे एक राजनीतिक सलाहकार की आवश्यकता है। वेस ने वास्तव में स्थानीय राजनीति पर कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। क्लाउडी कर्टेन हमेशा पार्टियों के एक ही समूह द्वारा शासित होता प्रतीत होता है। स्थानीय नगर परिषदों और गृह सरकार पर शासन करने वाले गठबंधन हर कुछ वर्षों में बदलते रहे। उसके पास इससे अधिक समझ नहीं थी, इसलिए वह इस गंदगी को किसी और की झोली में डालना चाहता था। वेस को अपनी सीमाएं पता थीं, क्योंकि उसे इस समस्या को शीघ्र हल करना था। वेस ने गैलेक्टिक नेट पर अपनी नौकरी की पेशकश पोस्ट करने की रहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने सबसे पहले फ्रेजलैंड की सिटी काउंसिल की संबद्धता का अध्ययन किया। काफी सरल दिखता है। वेस ने मेयर और निदेशकों की संक्षिप्त जीवनियां पढ़ते हुए टिप्पणी की। मेयर डेविडोविच व्हाइट डव्स के सदस्य हैं, जबकि निदेशक बालकाई ग्रीन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्हाइट डव्स क्लाउडी कर्टेन को यथासंभव उबाऊ और स्थिर रखने की वकालत करते हैं। उन्हें अपना अधिकांश समर्थन बेंथीम के बुजुर्ग प्रवासियों से मिला, जो व्यस्त बंदरगाह प्रणाली की हलचल से नफरत करते थे। दूसरी ओर ग्रीन्स ने गहरी जड़ें जमा चुके स्थानीय लोगों का एक मुख्य हित समूह बनाया। वे क्लाउडी कर्टेन के अनूठे और शांत वातावरण को संरक्षित करना चाहते थे और किसी भी प्रकार के भारी विकास से घृणा करते थे। उन सभी समूहों में से जो उनके सामने खड़े हो सकते थे, वेस ने पायनियर्स का पक्ष लिया। उन्होंने एक समृद्ध और अच्छी तरह से विकसित क्लाउडी कर्टेन की वकालत की, जहां हर किसी का जीवन स्तर गणतंत्र के ऊपरी स्तर के ग्रहों के स्तर तक पहुंच जाए। पायनियर्स ने 2 पीढ़ियों से चली आ रही 2 पार्टियों के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी, जो क्लाउडी कर्टेन को गरीब बनाए रखना चाहते थे। विकास के लिए उनके समर्थन के बावजूद वे मुख्य रूप से सबसे गरीबों के लिए खड़े हुए, जो अभी भी टूटे हुए अपार्टमेंट में रहते थे और सेकेंड हैंड शटल को मोबाइल घरों में बदल दिया गया था। बैकवाटर के रूप में क्लाउडी कर्टेन में यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास का अभाव था कि हर किसी को उन सेवाओं का आनंद मिले जिनके वे हकदार थे। पायनियर्स द्वारा सरकार पर नियंत्रण न करने का एकमात्र कारण यह था कि ग्रीन्स और व्हाइट डव्स को आबादी के सबसे धनी वर्ग से गहरा समर्थन प्राप्त था। उसे यह सब बेवकूफी भरा लग रहा था। उसने केवल यह जानने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र की कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो पायनियर्स के साथ संबंध स्थापित करने में उसकी मदद कर सके। सौभाग्य से एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में वे स्थानीय हैंगआउट से परिचित था। वह बस जाने की जगह जानता था। हेरिटेज कैफे ने फ्रेजलैंड शहर में रिट्सवर्ग का एक टुकड़ा लाने का नाटक किया। फ्रेजलैंड विश्वविद्यालय के परिसर के बगल में सुविधाजनक रूप से स्थित, उन्होंने उभरते हुए युवाओं की एक नियमित भीड़ को आकर्षित किया जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। जब वेस ने पुराने जमाने का लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया, तो आधे संरक्षक उसकी ओर देखने लगे। उनके सामान्य दिखने वाले चेहरे के बावजूद उनका बिजनेस सूट एक साधारण लालित्य की आभा देता था। एक युवा लेकिन सफल उद्यमी के रूप में सामने आने के लिए उन्होंने विशेष रूप से अपने इंटीग्रेटिव कपड़े तैयार किए। उसने चारों ओर देखा लेकिन पायनियर्स के किसी भी स्पष्ट सदस्य को नहीं देख सका। कंधे उछालते हुए वेस खिड़की के बगल में बैठ गया और एक कप स्थानीय रूप से खेती की गई कॉफी का ऑर्डर दिया। कृषि में क्लाउडी कर्टेन का सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है। इसकी स्थिर समशीतोष्ण जलवायु और अप्रदूषित हवा ने प्राकृतिक परिस्थितियों में कई प्रामाणिक फसलों की खेती की अनुमति दी। हर साल भारी मात्रा में पैदा होने वाली उपज से बेंथाइम के उच्च वर्ग को प्राकृतिक भोजन मिलता रहता था। जैसे ही वेस ने शांति से अपना पेय पिया, उसने अपने कान खुले रखे। उन्होंने कई वार्तालापों को उजागर किया। उनमें से अधिकांश उनके स्कूल वर्क या नवीनतम मेघद्वंद्वों से संबंधित थे। आखिरकार उन्होंने एक लड़की और उसके प्रेमी के बीच एक विशिष्ट बातचीत पर जोर दिया।
उसने अपना कप उठाया और जोड़े के पास चला गया। नमस्ते, मैं आपकी बातचीत सुनने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आप दोनों पायनियर्स से संबंधित हैं? मैं युवा प्रभाग का एक समिति सदस्य हूँ, महिला ने गर्व से कहा। मेरे आदमी को यहाँ बुरा मत मानना, वह एक राजनीतिक अनपढ़ है। अरे, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसी बकवास पर ध्यान नहीं देता इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। अब चुप रहो, रेमन। वह युवती लॉ स्कूल की छात्रा कैल्सी डोर्नाबोस निकली। जब वेस ने अपना परिचय दिया तो वे अवाक रह गए। आप वह में एक डिजाइनर हैं जो कुछ महीने पहले हर प्रसारण में दिखाई देते थे। उन्हें शांत होने में कुछ समय लगा। एक बार जब वेस ने अपनी समस्याएं बताई और बताया कि उसने उस महिला की तलाश क्यों की, तो कैल्सी थोड़ा घबरा गई। यदि इस बात का सबूत है कि निदेशक बालकाई गठबंधन से अपने मार्चिंग आदेश ले रहे हैं, तो उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। व्यवहार में इस तरह की बातों को साबित करना बेहद कठिन है। आपको इस बात से अवगत होना होगा कि फ्रेजलैंड की नगर परिषद बढ़े हुए औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं है। वे सच्चाई से कह सकते हैं कि वे अपनी मौजूदा नीतियों को लागू कर रहे हैं। वे मेरे आवेदन को सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं। वे इसमें लगातार देरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें अभी भी संशय है। यदि वे आपको परमिट देने से इनकार करते हैं, तो वे एक रिकॉर्ड छोड़ देंगे जिसका उपयोग अन्य लोग उनके सिर पर वार करने के लिए कर सकते हैं। आप हमारे ग्रह के सबसे प्रमुख नए नागरिकों में से एक हैं। अगर वे आपसे झगड़ा करते दिखें तो यह उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा। कैल्सी को इस बात की अच्छी जानकारी थी कि इन मंडलियों में क्या चल रहा है। वेस ऐसे चतुर और जानकार व्यक्ति का उपयोग करना चाहता था। क्या आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं? माफ करें। कैल्सी और रेमन दोनों वेस से स्तब्ध थे। महिला को अचानक नौकरी की पेशकश की। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, श्री लार्किंसन, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है। मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ। मेरे स्नातक होने में अभी भी कुछ वर्ष बाकी हैं। मैं किसी वकील की तलाश नहीं कर रहा हूँ, कम से कम अभी तो नहीं। वेस ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। मैं केवल एक राजनीतिक सलाहकार या फिक्सर की तलाश में हूं जो मेरी ओर से स्थानीय सरकार और पायनियर्स के साथ संपर्क बनाने में मदद कर सके। यह काफी हद तक एक अनौपचारिक अंशकालिक नौकरी होगी जिसे पूरा करने के लिए प्रति सप्ताह केवल कुछ घंटों की आवश्यकता होगी। क्या होगा अगर कुछ भी नहीं हो रहा है और बाकी सभी लोग चुप हैं? चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ओर से एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त करें जिसमें फ्रेसलिन और ओरेनोको में जो कुछ भी चल रहा है उसका विवरण हो जो मेरे मैकेनिकल व्यवसाय से संबंधित हो। क्या ऐसा कुछ है जो आप करना चाहेंगे? वेतन क्या है? प्रति माह 2000 क्रेडिट के बारे में क्या ख्याल है? सौदा। कैल्सी ने वेस के लिए जितना काम करने की अपेक्षा की थी, उसके वेतन ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। वह पहले से ही एक नशेड़ी की तरह स्थानीय राजनीति का पालन करती थी। अपने शौक को जारी रखने के लिए भुगतान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात लगती थी। ठीक है, आइए संपर्क विवरण का आदान प्रदान करें और मैं आपको बाद में एक रोजगार अनुबंध भेजूंगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए कुछ ख्याल रखें। आप चाहते हैं कि मैं आपकी रुकी हुई परमिट समस्या का निपटारा करूं? सही। वेस ने सिर हिलाया। उन्होंने अपना कोम सक्रिय किया और इसके भंडारण में कुछ दस्तावेजों का चयन किया। फिर उसने उस पर अपना हाथ लहराया और फाइलों को उसके अपने कार्यालय में स्थानांतरित करने की पहल की। कृपया उन्हें पढ़ें ताकि आप एक दृष्टिकोण तैयार कर सकें। याद रखें, मैं नहीं चाहता कि आप एक विनाशकारी गेंद की तरह व्यवहार करें।
बिना किसी झगड़े को भड़काए समस्या को आसानी से सुलझा लें। आप जानते हैं कि मैं पायनियर्स का एक जाना पहचाना सदस्य हूँ। मुझे संदेह है कि नगर परिषद में शासन करने वाले ग्रीन और व्हाइट डब मेरी उपस्थिति की सराहना करेंगे। वे मुझे अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अपने से दूर कर दिया। मैं और किससे संपर्क कर सकता हूँ? वेस ने आप भरी और अपनी बाहें पार कर लीं। ध्यान रखें, मैं आपके शिविर में शामिल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम सहयोग कर सकते हैं। मैंने आपको नियुक्त करने का निर्णय क्यों लिया, इसका एक कारण यह है कि मैं पायनियर्स के साथ एक चैनल स्थापित करना चाहता हूँ। वेस ने कैल्सी से क्या अपेक्षा की थी, इस पर उन्होंने थोड़ी और चर्चा की। हर चीज कानूनी और पारदर्शी होनी चाहिए। हालांकि वेस को कोई आपत्ति नहीं थी अगर वे कुछ करने के लिए अपने स्वयं के कनेक्शन का उपयोग करती। एक बार जब उन्हें एक दूसरे के साथ पूरी समझ हो गई, तो वेस ने कैफे छोड़ दिया और कागजी कार्यवाही का ध्यान रखने के लिए घर लौट आए। उसने 1 घंटे बाद एक अनुबंध भेजा, जिस पर उसने तुरंत हस्ताक्षर किए और वापस भेज दिया। ऐसा करने के बाद वे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और छत की ओर देखने लगा। उम्मीद है कि मैंने अपने दूसरे कर्मचारी के रूप में सही व्यक्ति को चुना है। हो सकता है कि वेस ने सड़क से बाहर एक यादृच्छिक छात्र को काम पर रखने में थोड़ी जल्दबाजी की हो, लेकिन वे नहीं चाहता था कि यह मामला खिंचे। यदि कैल्सी पूरी तरह से भौंकने लगे और कोई काट न सके तो वह बस उसे निकाल देगा और डिट्रिच को बुलाएगा। अध्याय 128। 2 परतें। कैल्सी ने 2 दिन बाद वापस बुलाया। उसने नगर परिषद पर दबाव बनाने के लिए पायनियर्स की मदद ली। वेस ने उसके स्पष्टीकरण को बाधित किया और केवल यह जानना चाहा कि क्या उसे उसका परमिट मिला है। खैर, संक्षिप्त उत्तर हाँ है। उसने कहा, इसे अब तक तत्काल प्रभाव से लागू हो जाना चाहिए था। अपने शब्दों को सत्यापित करने के लिए वेस बाहर चला गया। एसएएस के बोर्ड और निर्माण श्रमिकों ने अपना काम शुरू कर दिया था और भारी बुर्ज को स्थापित करने और मजबूत करने की लंबी और कठिन प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। काम फिर से शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरे रास्ते में अब कोई बाधा नहीं है। उनके सलाहकार ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने बचाव में कमी न आने दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने आवेदन में निर्धारित विशिष्टताओं से आगे न बढ़ें, निरीक्षक आपकी संपत्ति पर नजर रखेंगे। वह ठीक है। जब तक नगर परिषद हटती है, वे जो चाहें देख सकते हैं। वेस ने उनकी कार्यकुशलता की सराहना की। भले ही उसने अपने दम पर बहुत कुछ नहीं किया, फिर भी वे एक मूल्यवान संपर्क साबित हुई जो अपनी ओर से पायनियर्स का लाभ उठा सकती थी। निश्चित रूप से वे कृपा मांगने के लिए उससे मिलने आ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड इसी तरह काम करता है। उनके नए कर्मचारी ने उन्हें चेतावनी दी, मैं इधर उधर ताक झांक कर रहा हूं और इस ग्रह पर अपनी कंपनी स्थापित करने के आपके फैसले को लेकर असंतोष की लहर है। ये कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। सफेद कबूतरों को डर है कि आप जैसा प्रमुख व्यक्ति समुद्री डाकुओं या दुश्मनों के हमले को आकर्षित करेगा जिनके पास आपके साथ लेने के लिए हड्डी है। ग्रीन्स इंटरस्टेलर ट्रैफिक की वृद्धि से असंतुष्ट हैं और जब वे आपके माल का परिवहन करते हैं तो वे जो प्रदूषण लाते हैं। कैल्सी ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय राजनेताओं का अभी तक उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्या वे अगले 2 महीनों में मुझ पर किसी और चीज से हमला करेंगे? जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं। संभावना अभी भी बनी हुई है। मुझे लगता है कि पायनियर्स के साथ आपके अचानक प्रेमालाप से डव्स और ग्रीन्स अचंभित हो गए हैं। अच्छी बात है। आप पायनियर्स को बता सकते हैं कि मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में व्यस्त हूं। मैं 2 महीने तक काफी हद तक अस्वस्थ रहूंगा।
अपने नए सलाहकार को कुछ निर्देश देने के बाद उन्होंने कॉल समाप्त कर दी। वह मुस्कुराया और अपनी बाहें फैला दी। अब चूंकि कोई और विकर्षण नहीं है, अब समय आ गया है कि मैं मार्क एंटनी को फिर से डिजाइन करना शुरू करूं। वह मार्क एंटनी से प्यार करता था। अपने पहले व्यावसायिक डिजाइन के रूप में उन्होंने 2 भौतिक मेक बनाए और उन्हें 2 अलग अलग ग्राहकों को बेच दिया। वे मेक आज भी उपयोग में थे, जिससे वे इसको माता पिता के गर्व का एक अजीब रूप महसूस हुआ। मैंने उन यंत्रों को अपने दोनों हाथों से जीवंत कर दिया। वे एक तरह से मेरे बच्चे हैं। उनकी भावनाओं ने उन्हें डिजाइन बदलने के लिए अनिच्छुक बना दिया। इस तरह के कृत्य से साबित होता है कि उन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है और उन्होंने इसकी कमियों को दूर करना जरूरी समझा। इस मानसिक बाधा ने वे इसको बहाने ढूंढने के लिए प्रेरित किया। फिर भी अगर वे टालमटोल करता रहा तो इस पेशे को अपनाने का क्या मतलब। मैं हर समय पूर्णता का लक्ष्य नहीं रख सकता। एक समय ऐसा आता है जब मुझे रेखा खींचनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि बस बहुत हो गया। वेस के पास अंतहीन अध्ययन और अकर्मण्य गतिविधियों में शामिल होने की विलासिता नहीं थी। उसे एक बिजनेस चलाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने वर्चुअल मेक डिजाइन किए। वास्तविक ब्रह्मांड को केवल भौतिक मेक की परवाह थी। चलो काम पर लगें। सबसे पहले मुझे एक शेड्यूल बनाना होगा। उन्होंने अपना टर्मिनल खोला और अपने रीडिजाइन प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में विभाजित किया। सबसे पहले उन्होंने एक केंद्रित इरादे को विकसित करने और परिष्कृत करने के लिए पूरा दिन बिताने की योजना बनाई। उन्होंने मेक की संपूर्ण आंतरिक संरचना को नया रूप देने के लिए पूरे 3 सप्ताह समर्पित किए। उसके बाद उन्होंने मेक के कवच को सुधारने और अनुकूलित करने के लिए 2 सप्ताह का समय आवंटित किया। उसके बाद के सप्ताह में इंजन, पावर रिएक्टर, कॉकपिट के साथ साथ हथियारों जैसे शेष स्वनिहित घटकों में बदलाव और अनुकूलन शामिल था। एक बार जब उन्होंने सभी घटकों का अध्ययन करना समाप्त कर लिया, तो उन्होंने अपने डिजाइन को अगले 2 सप्ताहों के लिए परीक्षणों की झड़ी लगाने की योजना बनाई। एक अच्छा शेड्यूल लग रहा है। वेस ने पीछे हटते हुए सिर हिलाया। उम्मीद है पूरी तरह से नई आंतरिक संरचना बनाने के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए 3 सप्ताह पर्याप्त हैं। वेस ने हाल ही में इस कार्य के लिए स्ट्रक्चरल पाथवे कॉन्फ़िगरेशन आई उपकौशल प्राप्त किया है। फिर भी उन्होंने कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल नहीं की और केवल सिस्टम के माध्यम से अप्रेंटिस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। वह इस परियोजना को फिर से बढ़ाने की कोशिश में 1 महीना खर्च करने के लिए इसमें और देरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को मार्क एंटनी MKI के लिए एक मजबूत छवि स्थापित करने के लिए पुनर्निर्देशित किया। बाद में वेस को एहसास हुआ कि उन्होंने मार्क एंटनी के लिए एक अराजक छवि का निर्माण किया है। शुरू में बनाई गई उलझी हुई उलझन को सुलझाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 3 अलग अलग छवियों को एक में जोड़ दिया है। पहली छवि में एक प्राचीन रोमन लीजियोनेर की उपस्थिति शामिल थी। उन्होंने सीजर ऑगस्टस के मानक नाइट फॉर्म से शुरुआत की और रोमन सैनिक की तरह दिखने के लिए इसकी उपस्थिति को समायोजित किया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि उन्होंने बेस मॉडल की पतंग ढाल ली और इसे एक भारी टावर ढाल में बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जोड़ा। रोमन लीजियोनेर ने छवि के रक्षा भाग में जोरदार योगदान दिया। प्रेरणा ने ढाल में विश्वास, मार्शल अनुशासन की भावना और धैर्य का आह्वान किया जो कभी लड़खड़ाता नहीं था। अगली छवि वेरिएंट के नाम और उसके बेस मॉडल से संबंधित है। युद्ध के मैदान में प्रेरणादायक नेतृत्व की भूमिका निभाने में प्रमुखता के कारण जेसन कोज़लोस्की ने मूल रूप से अपनी मशीन का नाम सीजर ऑगस्टस रखा था। वेस ने रोमन सम्राट के पराजित प्रतिद्वंद्वी मार्क एंटनी का नाम लेकर विषय को जारी रखा।
एक छवि के रूप में नाम ने साहस की एक मजबूत भावना और अवसरों को जब्त करने की इच्छा पैदा की। यह घुड़सवार सेना के जनरल की शैली के साथ फिट बैठता है, जिनकी संरचनाओं ने समय पर आक्रमण के साथ युद्ध की दिशा बदल दी। अंतिम घटक का संबंध मेक की इच्छित भूमिका से था। एक उन्नत मेक और एक हाइब्रिड शूरवीर के रूप में मेक ने युद्ध के मैदान में एक निर्णायक लिंचपिन के रूप में कार्य किया। इसने एक शूरवीर के रक्षात्मक रुख को संयोजित किया एक आक्रामक अग्रिम पंक्ति के नेता की आक्रामक प्रवृत्ति के साथ। वह अनजाने में आखिरी छवि में फिसल गया। वेस ने अस्थायी रूप से निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपना पहला प्रोडक्शन डिजाइन बनाने में उत्साह के कारण इसे अंतिम रूप दिया। हाइब्रिड नाइट ने गोंद के रूप में काम किया जिसने दो पिछली छवियों को एक सुसंगत संपूर्णता में एक साथ बांध दिया। अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी और लगाए गए अनुमानों से वेस एक्स फैक्टर को कैसे उत्पन्न किया जाए, इस पर एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंचे। वह अपनी परिकल्पनाओं को साबित नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि अपनी मानसिकता को समायोजित करने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें दो परतें हैं। प्रारंभिक परत मेरे इरादे के सार को अवशोषित करती है। यह सबसे जटिल छवियों को इसके मूल घटकों में विभाजित करता है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने एक रोमन लीजियोनेर की प्रेरणा बनाई तो प्रारंभिक परत ने सभी अनावश्यक तत्वों को हटा दिया। इसने केवल छवि में अंतर्निहित व्यापक अर्थों को संरक्षित किया, जैसे रक्षा, अनुशासन और धैर्य। एक्स फैक्टर बनाने वाले दूसरे भाग में चेतन परत शामिल थी। वेस ने इस परत के अस्तित्व का अनुमान तभी लगाया जब उन्होंने पिछले मैचों के कई रिप्ले का अध्ययन किया। यूनिकॉर्न, मार्क एंटनी और यंग ब्लड सभी ने ऐसे संकेत प्रदर्शित किए कि उन्होंने अपने पायलटों के सचेत निर्णय को प्रभावित किया। क्या कोई छवि वास्तव में इस तरह जीवंत हो सकती है? वेस इस प्रश्न से जूझ रहे थे। यह असंभव लग रहा था। उसकी कल्पना की कल्पना से चेतन मन का विकास कैसे हो सकता है? एक्स फैक्टर का पहली नजर में कोई मतलब नहीं है। एक्स फैक्टर कैसे संचालित होता है, इस सिद्धांत को प्राप्त किए बिना वे इस ब्रह्मांड के बारे में मानवता की मौजूदा समझ का लाभ नहीं उठा सके। उन्हें अपनी धारणाओं को अचेतन पूर्वाग्रहों से रंगने से सावधान रहना था। विदेशी प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से अपने पूर्वाग्रहों का पता लगाना और उन्हें कम करना सीखा। केवल उसकी अंतर्ज्ञान ने संकेत दिया कि वह सही रास्ते पर था। वेस ने कल्पना की कि यदि उसका अनुमान विफल हो गया तो इसका क्या मतलब होगा। यदि एक्स फैक्टर की दो परतें हैं तो तीसरी या चौथी भी हो सकती है। बस खोज की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सभी काल्पनिक विचार थे जिन्हें वेस के पास उजागर करने का अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने मामले को किनारे कर दिया और उन दो परतों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें उन्होंने अब तक पहचाना है। एक मुद्दा है। वेस को धीरे धीरे एहसास हुआ क्योंकि उन्होंने एक्स फैक्टर के लिए एक इष्टतम मॉडल तैयार किया था। प्रारंभिक परत मजबूत सरल अवधारणाओं के साथ सबसे अच्छा काम करती है। दूसरी ओर सचेतन परत को अपने व्यक्तित्व को आकार देने के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। दोनों ने प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण की मांग की। यदि वेस ने अपना समय कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने में बिताया और विवरण अस्पष्ट छोड़ दिया तो डिजाइन में मजबूत प्रवृत्ति होगी लेकिन दिशा कमजोर होगी। यदि वह अपनी प्राथमिकताओं के इर्द गिर्द घूमता है तो उसके यंत्र सचेत रूप से पायलट की सहायता कर सकते हैं, लेकिन समग्र प्रदर्शन में कमजोर वृद्धि के साथ। दोनों के अपने अच्छे बिंदु थे और वे इसका मानना था कि एक डिजाइन दोनों में मजबूत हो सकता है। उसे बस सही दृष्टिकोण ढूंढना था। यह ज्यादातर एक मानसिक व्यायाम है, इसलिए जब तक मेरी मानसिकता सही है मैं दोनों को मजबूत कर सकता हूँ। यह कहना आसान था लेकिन करना आसान नहीं था।
वेस का मानना था कि यूनिकॉर्न और मार्क एंटनी के लिए उनके पिछले अच्छे स्कोर का श्रेय उनके जुनून को जाता है। यदि वेस हर निर्णय पर दोबारा अनुमान लगाना बंद कर दे, तो वह विरोधाभासी विचार रखने में सक्षम हो सकता है। संक्षेप में, उनके एक्स फैक्टर को अधिकतम करने की कुंजी एक भ्रामक मानसिकता रखना था। मैं इस स्थिति तक पहुंचने के लिए नशे में धुत होने या खुद को उत्तेजक पदार्थ का इंजेक्शन लगाने वाला नहीं हूं। उसने तुरंत फैसला कर लिया। इस प्रकार के शॉर्टकट कलाकारों के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वेस जैसे इंजीनियरों को सटीक योजनाओं के साथ काम करने के लिए शांत रहना पड़ता है। वेस को आधे अधूरे होकर उतरने से बचना पड़ा। जब उसने अपने वर्चुअल में एक डिजाइन किए तो वह अपने विचित्र सिद्धांतों को आजमा सकता था। क्योंकि उनका इरादा मार्क एंटनी MKI को एक सक्रिय लड़ाकू उपकरण के रूप में काम करने का था, इसलिए उन पर एक स्थिर उत्पाद वितरित करने का दायित्व था। आइए एक बुनियादी दृष्टिकोण अपनाएं। एक उन्नत मेक को आमतौर पर प्रतिभाशाली और अनुभवी मेक पायलटों द्वारा संचालित किया जाएगा। इस प्रकार के ग्राहकों को दूसरी राय लेने की तुलना में प्रवृत्ति में वृद्धि से अधिक लाभ होता है। उन्हें खुद को यह याद दिलाना पड़ा कि केवल पेशेवर ही उनकी मशीनें खरीदते और चलाते हैं। इस सारे सिद्धांत निर्माण के बाद वे अंततः पीतल की चाल पर उतर आया। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और शेष दिन अपने संस्करण के दूसरे संस्करण के लिए प्रेरणा देने में बिताया। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुख्य रूप से अपने युद्ध प्रदर्शन के विवरण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। रोमन लीजियोनेर अनगिनत अभियानों का एक गंभीर अनुभवी बन गया। न घुलने वाली तलछट जूलियस सीजर के निर्देशन में एंटनी ने गॉल्स को ध्वस्त कर दिया। वेस ने उन हिस्सों को छान मारा जहां वे युद्ध में नहीं थे। जब हाइब्रिड शूरवीर की बात आई तो वेस एक पल के लिए रुक गया। क्या मैं किसी निर्जीव वस्तु को भी छवि के रूप में उपयोग कर सकता हूं? इसने एक और दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया। इसे आजमाए बिना वेस को पता नहीं था कि क्या यह संभव है। उनकी पिछली परिकल्पनाओं के अनुसार प्रेरणा के रूप में ढाल का उपयोग करने से ढाल को संभालने के लिए अनुकूलित रक्षा उन्मुख वृत्ति के साथ प्रारंभिक परत की वर्षा हुई। किसी अन्य मशीन को प्रेरित करने के लिए एक मशीन का उपयोग करना अजीब लग रहा था। वेस को लगा कि यह धारणा यह पूछने जैसी है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। इसने एक और पहेली खड़ी कर दी, खासकर जब एक फैक्टर के अस्तित्व ने यह मान लिया कि मेच भी रहते थे। आखिरकार वेस ने निष्कर्ष निकाला कि एक हाइब्रिड शूरवीर के आसपास जीवन का निर्माण करने में कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरे इतिहास में उन सभी उत्साही मेक डिजाइनरों ने भी अपने डिजाइनों को इसी तरह से अपनाया होगा। कार्यस्थल पर स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी का एक रूप भी हो सकता है जहां डिजाइनर जिन विशेषताओं की कामना करते हैं वे वास्तव में उनके उत्पाद में व्यक्त की जाती हैं। इसमें बताया गया कि सीजर, ऑगस्टस जैसे कुछ डिजाइनों से फीकी आभा क्यों निकलती है। प्रश्न में मेक डिजाइनर एक फैक्टर से अनभिज्ञ रहे, इसलिए उन्होंने इसे वेस की तरह कभी नहीं चुना जो कम से कम मेटाफिजिक्स में अक्षम तक पहुंच गए। एक बार जब मैं सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण कर लूंगा तो मैं संभवतः इसे अप्रेंटिस तक आगे बढ़ा सकता हूं। वेस ने नई जमीन पर कदम रखने की संभावना से अवगत होते हुए टिप्पणी की। पूरी आकाशगंगा में शायद केवल मेक डिजाइनर सिस्टम के निर्माता ही इस रास्ते पर चले थे। वेस ने हाइब्रिड शूरवीर के चारों ओर एक छवि बनाने के मामले पर सावधानी से विचार किया। उन्होंने रक्षा और आक्रमण दोनों तत्वों को शामिल किया, लेकिन उनका मुख्य ध्यान मेक और पायलट के बीच तालमेल बढ़ाने पर केंद्रित था। दोनों अपरिहार्य थे। यदि वेस को इस मामले पर अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक अवधारणा चुनी थी, तो वह विश्वास था। पायलट को भरोसा था कि उसकी मशीन बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और कभी नहीं डगमगाएगी।
मेक ने अपने पायलट पर भरोसा किया कि वह इसे सही ढंग से चलाएगा और इसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। अब जब वेस ने छवियों को पॉलिश करके आकार दिया, तो उन्होंने उन्हें अपने दिमाग में रखने का कठिन कार्य शुरू किया। उनकी बढ़ी हुई एकाग्रता ने उनके दिमाग में छवियों को अलग बनाए रखने की कोशिश में ओवरटाइम काम किया। उन्होंने प्रेरणा के 3 स्रोतों को जगह जगह व्यवस्थित किया और उन्हें केंद्रित इरादे की किरण में बदल दिया। वह इस कठिन स्थिति को 1 घंटे तक बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन अब और नहीं। वेस को अपने दिमाग को आराम देना पड़ा ताकि वह अपनी भटकी हुई एकाग्रता को जोड़ सके। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगे। ऐसा लगता है कि अगले चरण शुरू करने के बाद मैं नियमित ब्रेक लूंगा। अध्याय 129। आर्किटेक्ट पेट्रिसिया ने अपना डेटा पैड सेट किया जो वेस के साथ हेराल्ड का साक्षात्कार प्रदर्शित करता था। वह लीमर पर एक निजी द्वीप पर एक शांतिपूर्ण बगीचे की ओर देखते हुए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। महिला ने एक परिचित मशीन के प्रक्षेपण पर नजर डाली जब उसने एक क्रूड मिसाइल बमबारी को सहन किया। अब जब आपने यंग ब्लड का अध्ययन कर लिया है, तो आपके क्या विचार हैं, पेट्रिसिया? बगल से एक महिला आवाज ने पूछा। मास्टर नल के अधीन एक विदेशी जर्नीमैन मेक डिजाइनर लिरी रेविन ने अपने मुंह में एक सुसंस्कृत अंगूर जैसा फल डाला। चूंकि पेट्रिसिया ने प्रसिद्ध मेक डिजाइनर को अपना गुरुवार स्वीकार किया, लिरी ने उसे गति प्रदान की। पेट्रिसिया में उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि उसने कुछ मध्यवर्ती कौशलों के साथ अपनी ठोस नींव को पूरक बनाया। यंग ब्लड का निर्माण उल्लेखनीय नहीं है, हालांकि यह अच्छी तरह से बनाया गया है। पेट्रिसिया ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उत्तर दिया। नाइट प्रकार की समग्र जटिलता काफी कम है, इसलिए एक प्रशिक्षु में डिजाइनर के लिए इस परिणाम को प्राप्त करना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि वे इसकी नींव मजबूत है। क्या आप उसके मेक से इतना ही समझ सकते हैं? यदि यह महज एक अच्छा निर्माण है, तो इसे खबरों में मामूली चर्चा नहीं पैदा करनी चाहिए। हथियार ठोस है लेकिन कुछ खास नहीं। संवर्धन में सुधार किया गया है, लेकिन केवल मामूली रूप से। कवच की रूपरेखा बदल गई है और आंतरिक संरचना बहुत अधिक लचीली है। कोई भी पायलट जो यंग ब्लड के कॉकपिट में कदम रखेगा, वह अत्यधिक बेहतर संचालन की सराहना करेगा। ये तथ्यात्मक कथन हैं जो कोई भी सभ्य में एक डिजाइनर स्पेक शीट की तुलना करते समय दे सकता है। लिरी ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए अपने जूनियर को चेतावनी दी। आप एक प्रतिभाशाली मेक डिजाइनर हैं, लेकिन आप अभी भी बहुत सुरक्षित हैं। डिजाइन को अपने दिमाग से मत देखो, इसके बजाय इसे अपने दिल से देखें। पेट्रिसिया भ्रमित लग रही थी। उसकी सुंदर भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सभी संख्याओं और आंकड़ों को एक तरफ रख दिया और केवल युद्ध में आभासी तंत्र के प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित किया। वह प्रदर्शन पर मौजूद मेक पायलट को नहीं जानती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसने युद्ध के मैदान में एक स्वाभाविक व्यक्ति की तरह प्रदर्शन किया था। क्या वे किसी प्रोफेशनल को देख रही थी? नहीं, पायलट का कौशल कम पड़ गया। इसके बजाय मेक धारा प्रवाह और निर्णायक रूप से आगे बढ़ा। पेट्रिसिया ने इस क्षमता के पायलट की विशिष्ट रुकावटों और दूसरे अनुमान को नहीं देखा। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसके द्वारा समीक्षा किए गए कई रिप्ले से पता चला कि प्रत्येक पायलट ने विभिन्न मानसिक विकर्षणों के बोझ के बिना अपने इष्टतम प्रदर्शन के करीब प्रदर्शन किया। क्या तंत्रिका इंटरफेस के साथ कुछ अजीब चल रहा है? नहीं, लिरी ने जवाब दिया। मैंने स्वयं डिजाइन की जांच की है। न्यूरल इंटरफेस एक बोग मानक मॉडल है जो मूल होप्लाइट डिजाइन से थोड़ा भी नहीं बदला है। सोचना, किसी डिजाइन के प्रदर्शन को क्या प्रभावित कर सकता है जो स्कीमेटिक्स या स्पेक शीट में दिखाई नहीं देता है? डिजाइन दर्शन। यह असंभव है। वह केवल एक प्रशिक्षु है,
उस स्तर से बहुत दूर जहां एक डिजाइन दर्शन प्रकट होना चाहिए। मानव जाति अत्यंत विविध है। नियम के कई अपवाद हैं। हम हर उस चीज को एक अवधारणा में समेट देते हैं जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसे डिजाइन दर्शन कहा जाता है, क्योंकि हमें से केवल कुछ ही लोग अपनी समझ से परे घटनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। जंगल में ऐसे रत्न को ढूंढने के लिए मास्टर ओल्सन की अच्छी नजर है। आमतौर पर नौसिखियों और प्रशिक्षुओं ने डिजाइन दर्शन के बारे में केवल अस्पष्ट रूप से सुना है। उनकी मूल पाठ्य पुस्तकों से डिजाइन दर्शन ने एक डिजाइनर की मेक डिजाइन की समझ को मूर्त रूप दिया और उनकी अनूठी अंतर्दृष्टि को दर्शाया जिसका कोई और अनुकरण नहीं कर सकता। सच तो यह है कि डिजाइन दर्शन साधारण समझ से कहीं अधिक को समाहित करता है। पेट्रिसिया को इस अवधारणा के बारे में कुछ और पता था। केवल वही लोग जिन्होंने एक निश्चित बिंदु के बाद अपने डिजाइन दर्शन को विकसित किया, सीनियर और मास्टर मेक डिजाइनरों तक पहुंच पाए। जर्नीमैन की सीमा तक पहुंचने के बाद अन्य सभी ने अपनी प्रगति रोक दी। निराश मत हो पेट्रिसिया। डिजाइन दर्शन अनुभव और सीखने के साथ आता है। चलना सीखने से पहले व्यक्ति को रेंगना सीखना चाहिए। वेस अभी के स्टेज पर है। मैं कहूंगा कि वह वास्तव में इस समय 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है। अपनी नींव को नुकसान पहुंचाए बिना वह इसे बरकरार नहीं रख सकता, तो हमें उसे सावधान करना चाहिए। पेट्रिसिया चिल्लाई और अपना कोम लेकर आई। लिरी ने हथेली से हवा को काट दिया, जिससे द्वीप पर सभी सिग्नल यातायात बंद हो गया। रुकना। क्यों? क्या आपको लगता है कि उसका मालिक अनजान है? कोई भी सबक तभी घर में आता है जब उसे दुख होता है। जब छोटा वेस अनिवार्य रूप से गिरता है और लड़खड़ाता है, तो मास्टर ओल्सन टुकड़ों को उठाने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अपनी चिंता के बावजूद पेट्रिसिया को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रत्येक मेक डिजाइनर को अपनी सच्चाई की तलाश करनी थी और महानता के लिए अपना रास्ता खोजना था। क्लाउडी कर्टेन में वापस वेस ने अपने पुराने प्रोडक्शन डिजाइन को नया रूप देने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू करने की तैयारी की। यह अगला कदम कष्टकारी होने वाला है। उनके रीडिजाइन प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में मार्क एंटनी की आंतरिक संरचना या वास्तुकला को नया रूप देना शामिल था। वेस का मेज के अंदर भरे किसी भी मौजूदा घटक को बदलने का इरादा नहीं था, हालांकि वे भी समस्या का स्रोत थे। सीजर ऑगस्टस ने लाइसेंसिंग के लिए उपलब्ध कुछ सर्वोत्तम वर्तमान घटकों का उपयोग किया। इंजन, पावर रिएक्टर, हथियार और अन्य चीजों ने प्रतिस्पर्धा की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन अक्सर आकार से संबंधित होता है, इसलिए उन सभी ने औसत से अधिक जगह ले ली। अपने भार वर्ग के भीतर रहने की कोशिश कर रहे एक मध्यम वर्ग के लिए इसने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। वेस ने अपने नए प्राप्त स्ट्रक्चरल पाथवे कॉन्फ़िगरेशन उपकौशल से जो सीखा उससे उसे मौजूदा मुद्दे को समझने में मदद मिली। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि बेस मॉडल ने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मेक डिजाइनरों ने अपने अध्ययन में काफी पहले ही जान लिया था कि उन्हें युद्ध मशीनों को डिजाइन करने के लिए लाया गया है। पूरी तरह से बनाए रखने पर इन मशीनों को न केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ा, बल्कि उन्हें विभिन्न दुर्बल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। यदि किसी मशीन का हाथ कट जाता है, तो उसके सिस्टम को क्षति नियंत्रण के कुछ रूप लागू करके समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेक ने अपना संतुलन समायोजित किया और लापता भुजा के साथ बातचीत करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी फीड और सिस्टम को काट दिया। यदि किसी शॉट से भुजाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पावर फीड टूट जाती है, तो मेक को एक वैकल्पिक पथ के माध्यम से पावर रूट करके समायोजित किया जाता है। हो सकता है कि ये बैकअप लाइनें पूरी क्षमता को सहन करने में सक्षम ना हो लोड, लेकिन इसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि अंग ने बुनियादी कार्यक्षमता बनाए रखी।
मेक पायलट और मेक डिजाइनर दोनों अतिरेक को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी मेक की समग्र अतिरेक को निर्धारित करने का एक आसान लेकिन भ्रामक तरीका उनके अतिरेक कारक को देखना था। प्रतिशत में व्यक्त। आरएफ ने संक्षेप में बताया कि प्रदर्शन खोने से पहले एक मशीन को कितना नुकसान हो सकता है। मेक ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित किसी भी मेक को अतिरेक के न्यूनतम मानक को पूरा करना होगा। भारी मशीनें हमेशा न्यूनतम 100% आरएफ तक पहुंचती हैं। इससे साबित हुआ कि इसकी सभी बुनियादी प्रणालियों को बिना किसी कार्यक्षमता के नुकसान के समानांतर आंतरिक संरचना पर चलाया जा सकता है। इसने एक भारी मशीन के आंतरिक स्थान का काफी हिस्सा ले लिया, लेकिन चूंकि वे अक्सर पंचिंग बैग के रूप में काम करते थे, पायलट हमेशा अधिक चाहते थे। मीडियम मेक्स को केवल 50% आरएफ पूरा करना था। मैक की महत्वपूर्ण प्रणालियां जैसे कि पावर रिएक्टर, कॉकपिट, इंजन के बीच इसकी बुनियादी फीड में पूरी तरह कार्यात्मक बैकअप थे जो बिजली और डेटा के हस्तांतरण का काम संभाल सकते थे। कम आवश्यक प्रणालियों को इन अतिरेक के बिना भुगतान करना पड़ा। लाइट मेक को हमेशा कम के साथ अधिक करना पड़ता है, इसलिए 25% आरएफ पहले से ही एक औसत लाइट मेक पर दबाव डालता है। इस प्रकार के पेपरवेट मेक पूरी तरह से गति और चोरी पर निर्भर थे, इसलिए पहले स्थान पर अतिरेक के लिए इसका अधिक उपयोग नहीं था। एक भी भारी प्रहार एक ही समय में मुख्य फीड और उसके सभी बैकअप फीड को आसानी से मिटा सकता है। जब क्षति को कम करने की बात आती है तो अन्य कारक भी मायने रखते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था विभाजन। जब मशीन के एक विशेष खंड पर चोट लगती है तो आदर्श रूप से क्षति केवल उसी हिस्से को प्रभावित करती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई आंतरिक संरचना में क्षति के स्रोत और अनुवर्ती विस्फोटों जैसे किसी भी व्यापक दोष दोनों से रिसाव शामिल था। अतिरेक के समान एक एमटीए प्रमाणित मेक को भी सीएफ में व्यक्त कंपार्टमेंटलाइजेशन के न्यूनतम मानक को पूरा करना होगा। आरएफ के विपरीत, जो कुछ भारी उपकरणों के लिए 300% तक पहुंच गया था, सीएफ केवल सैद्धांतिक अधिकतम 100% तक पहुंच गया था। एमटीए ने हल्के उपकरणों के लिए 10%, मध्यम उपकरणों के लिए 15% और भारी उपकरणों के लिए 50% का सीएफ अनिवार्य किया है। सीएफ और आरएफ के बावजूद एमटीए अनिवार्य न्यूनतम केवल मैच पायलटों की जरूरतों को पूरा करता है। जो लोग अधिक सुरक्षित मशीन खरीदना चाहते थे वे हमेशा सुरक्षा के काफी अधिक मार्जिन वाली मशीन की तलाश करते थे। जेसन कोज़लोवस्की ने आंतरिक स्थान से बाहर भाग जाने पर जो करने का फैसला किया, उसने वेस को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने मुख्य घटकों को अधिक कॉम्पैक्ट संस्करणों से बदलकर समस्या की जड़ को संबोधित करने के बजाय उन्होंने अपने सीएफ और आरएफ में कटौती करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच जेसन ने स्पष्ट रूप से अतिरेक को अधिक महत्व दिया। उन्होंने अंतरिक्ष के लिए अपने डिजाइन की आंतरिक वास्तुकला को अनुकूलित करके यथासंभव अतिरेक को बरकरार रखने की कोशिश की। उन्होंने मूल रूप से बहुत सारे आंतरिक विभाजकों और सक्रिय दमन प्रणालियों को हटा दिया जो क्षति को स्थानीयकृत करते थे। उसने बफर स्थान को और अधिक कबाड़ से भर दिया, जिससे कई केबल और फीड एक साथ दब गए। कितना आत्म-मुग्ध मूर्ख है, वेस ने चुपचाप श्राप दिया। यदि श्री कोज़लोवस्की की डिजाइन टीम में केवल एक ही मेक डिजाइनर होता तो यह हास्यास्पद घटना कभी अस्तित्व में नहीं आती। उसे जो मिला उसका भुगतान करना पड़ा। समान मुख्य घटकों के पहले से ही जगह का एक बड़ा हिस्सा लेने के साथ वेस को एक पूरी तरह से नई वास्तुकला का आविष्कार करना पड़ा जो 85% आरएफ को बनाए रखते हुए बेस मॉडल के निराशाजनक 17% सीएफ को कुछ हद तक बढ़ा सकता है। एक मध्यम शूरवीर को सभ्य माना जाता है यदि उसका अतिरेक कारक 100% है। एक हाइब्रिड शूरवीर से भी दुश्मन की आग को खींचने की उम्मीद की जाती है,
इसलिए 50% आरएफ पूरी तरह से अपर्याप्त है। वेस ने एक स्वच्छ आंतरिक संरचना के साथ आने के लिए पूरे 3 सप्ताह आवंटित किए। उन्हें मशीन के आंतरिक फ्रेम और मुख्य घटकों के आसपास बुनियादी मार्गों का मसौदा तैयार करके काम करना पड़ा। केबल, फीड, कृत्रिम मांसपेशियां और सहायक संरचनाएं धीरे धीरे उनके डिजाइन की रूपरेखा में भर गईं। एक स्पेक्टर को विकसित करने के लिए एक साथ 3 छवियों को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण यह साधारण काम भी कठिन हो गया। उन्होंने अपने सत्रों को 45 मिनट तक छोटा कर दिया ताकि हर बार जब उनका ध्यान जरूरत से ज्यादा भटक जाए तो उनके दिमाग को खाई में जाने से रोका जा सके। दिनचर्या में बदलाव से उनका तनाव कम करने में सफलता मिली। जब वेस ने प्राथमिक चैनलों को अतिरिक्त चैनलों के साथ मढ़ा तो योजनाबद्ध रूप से अधिक विवरण जोड़े गए। जब कमियां भरनी शुरू हुईं तो उसने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। वेस को अपने समाधान निकालने के लिए थोड़ा अधिक आविष्कारशील और बहुत अधिक धैर्यवान होना पड़ा। अधिकांश कार्य यहीं पर हैं। इस चरण में बहुत अधिक परीक्षण और त्रुटि शामिल थी। हर बार जब उसे कोई टक्कर मिलती थी तो उसे कोई ऐसा समाधान प्राप्त करने से पहले 999 अलग अलग समाधान आजमाने पड़ते थे जो बेकार नहीं होता था। वेस के लिए एक ही समय में 3 छवियों को रखने की आदत डालने के लिए यह आदर्श मठा भी साबित हुआ। जैसे जैसे 2 सप्ताह धीरे धीरे बीते गए, वेस अपने दिमाग को नियंत्रित करने में और अधिक कुशल हो गया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता या एकाग्रता विशेषता को किसी भी मापने योग्य तरीके से नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मौजूदा शक्तियों का उनकी पूरी क्षमता के करीब उपयोग करना सीखा। अंतिम सप्ताह में वेस ने अपनी इच्छित अंतिम स्थिति का 98% से अधिक पूरा कर लिया। अफसोस की बात है कि अंतिम 2% को पूरा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रहा था। उनकी पूरी तरह से पुनर्निर्मित आंतरिक वास्तुकला साफ सुथरी दिखती थी और इसमें बहुत अधिक बफर स्थान शामिल था। कुछ अन्य युक्तियों को नियोजित करने के साथ साथ उनके डिजाइन ने अपनी समग्र सहनशक्ति को बढ़ाते हुए लगभग 5% कम जगह का उपयोग किया। वेस 81% की अतिरेक को बनाए रखते हुए अपने कंपार्टमेंटलाइजेशन को 29% तक बढ़ाने में कामयाब रहा। व्यापक रूप से बढ़े हुए CF ने यह सुनिश्चित किया कि उसके उपकरणों को होने वाली कोई भी क्षति प्रभावित हिस्से तक ही सीमित रहे। मूल सीजर ऑगस्टस को अपने उत्कृष्ट संपीड़ित कवच के कारण इस मुद्दे के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि मार्क एंटनी ने सस्ते और डिस्पोजेबल HRF कवच प्रणाली को शामिल किया था, इसलिए वेस को यह सुनिश्चित करना था कि अगर मेक को गंभीर क्षति होती है तो यह चालू रहे। सैकड़ों हजारों अनुकरणों के बाद आखिरकार मैंने इस मामले का समाधान कर लिया है। उसने अपनी एकाग्र अवस्था को मुक्त करते हुए आप भरी। अब तक एक साथ 3 विचार रखने की आदत हो गई थी, हालांकि यह हमेशा कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण रहता था। उन्होंने पहले ही इस परियोजना में अपना काफी निवेश कर दिया है। पर्याप्त बिक्री उत्पन्न करने के लिए मार्क एंटनी कार्लाइल को सभी की अपेक्षाओं को पार करना था। केवल भौतिक उपकरण बेचकर ही वह पर्याप्त धन कमा सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने वर्चुअल मैक डिजाइन किए, उन्होंने कभी भी उसे 10 लाख से अधिक क्रेडिट नहीं दिलाया। अध्याय 130। मार्क कार्लाइल घबराई हुई चाल के साथ नवंबर स्थापित दीवारों और बुर्जों के पास से गुजरा। जब उन्हें उन क्रूर बचावों का सामना करना पड़ा तो कोई भी शांत नहीं रहा। विभिन्न बॉट मैदान में गश्त करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब वे कॉलेज की लड़की के करीब आते थे तो उसका निरीक्षण करते थे। एक वर्दीधारी सुरक्षा अधिकारी से अंतिम निरीक्षण प्राप्त करने के बाद अंततः उसे अपने नए नियोक्ता की कार्यशाला में प्रवेश करने का मौका मिला। घातक चमचमाते बुर्जों की तुलना में आंतरिक भाग बहुत अधिक जमीन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है।
वह जल्दी से एक लिविंग एरिया में पहुंच गई, जहां मुट्ठी भर सोफे, टेबल और यहां तक कि एक ड्रिंक डिस्पेंसर भी कमरे में फैला हुआ था। वेस पहले से ही एक सोफे पर बैठ गया और उसने उसे बैठने का इशारा किया, जबकि उसने एक अद्भुत दिखने वाली यांत्रिक बिल्ली को सहलाया। एक सीट ले कृपया, श्री लार्किंसन, मेरे पास इस महीने की आपकी रिपोर्ट है, कैल्सी ने कहा और एक सुरक्षित डेटा चिप पर सरक गई। वह इसे गैलेक्टिक नेट के माध्यम से भेज सकती थी, लेकिन जानकारी की संवेदनशीलता को देखते हुए उसने इसे पहले हार्ड कोडेड रूप में रखा। मुझे एक सारांश दीजिए, कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए। ऐसे संकेत हैं कि बेंटहेम का एक और खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर गया है। एक बहुत अमीर निगम व्हाइट डव्स के साथ घुसपैठ कर रहा है। क्या आपने उनकी पहचान निर्धारित कर ली है? पायनियर्स में मेरे संपर्कों से जो अनुमान लगाया गया है, उसके रेक्लिन कॉरपोरेशन होने की संभावना है। वेस ने अपनी बिल्ली को सहलाना बंद कर दिया, जिससे संबंधित जानवर गुस्से में म्याऊं म्याऊं करने लगा। रिक्लिन्स, निश्चित रूप से वे बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं। उसने आप भरी और अपनी बिल्ली को शांत करने के लिए लकी का सिर खुजलाया। एक गद्दार ने उनके ऊपरी सोपान के कम से कम आधे हिस्से को मिटाने के लिए मेरी दूसरी मनगढ़ंत चाल का इस्तेमाल किया। क्या उन्हें अपनी संपत्ति को मजबूत नहीं करना चाहिए और अपने रैंकों को पुनर्गठित नहीं करना चाहिए? उथल पुथल अभी भी रिक्लिन परिवार को तोड़ रही है, लेकिन परिवार की एक युवा प्रतिभा के इर्द गिर्द समर्थन बढ़ रहा है। उम्मीद है कि जैसे ही अंतिम होल्ड आउट समझौता स्वीकार कर लेंगे, अराजकता समाप्त हो जाएगी। महान। इसलिए मुझे बाहरी दबाव के दो स्रोतों से निपटना होगा। मुझे न केवल पड़ोस के बाघ के बारे में चिंता करनी है, बल्कि मुझे शुक्रवार गठबंधन के दूर के हस्तक्षेपकर्ताओं से भी सावधान रहना है। कैल्सी ने अपने नियोक्ता को आश्वस्त करने की कोशिश की। केंद्र सरकार को कम न आंकें। क्लाउडी कर्टेन उन कई उपग्रह ग्रहों में से एक है जो बेंथाइम को घेरे हुए हैं और उनके प्रभाव को नियंत्रण में रखते हैं। रिटर सबवर्ग बेंथीम को अपने महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों में से एक पर प्रभावी नियंत्रण लेने की अनुमति नहीं देगा। बेंथाइम प्रणाली से ब्राइट रिपब्लिक को बहुत लाभ हुआ। इसके एकमात्र आबाद ग्रह पर जनसंख्या बढ़ गई। हास्यास्पद अनुपात, इस हद तक कि उसकी अपनी घरेलू कृषि उनके भूखे मुंह को भोजन नहीं दे सकती थी। उम्मीद है कि आप सही हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि भविष्य में क्या हो सकता है। तमाम अशांति और आतंकवादी हमलों के बावजूद किसी को भी अनुचित प्रभाव की परवाह नहीं थी। यदि वे इस राजनीतिक मोर्चे पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आखिरकार उन्हें अपने ऊपर बाहरी प्रभाव लाना होगा। मेरे परिवार को लाने से लार्किंसन का नाम अभी भी खराब होगा। वेस ने निष्कर्ष निकाला। व्हेलर्स को शामिल करना मेरा परमाणु विकल्प होना चाहिए। रिपोर्ट करने के लिए और कुछ नहीं होने पर कैल्सी वेस के साथ एक छोटी सी बातचीत के बाद नए निर्देशों के साथ चली गई। क्योंकि उनकी परेशानियां अभी शुरू ही हुई थीं, वेस ने पायनियर्स में शामिल होने में रुचि व्यक्त की। मैं आधे अधूरे मन से नहीं रह सकता और राजनीतिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यदि मैं उनके समूह में शामिल नहीं होता, तो मैं उनकी सनक के प्रति असुरक्षित बना रहूंगा। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद उसे अभी भी एक काम करना था। वेस ने रीडिजाइन प्रोजेक्ट पर अपना काम फिर से शुरू किया। उन्होंने अत्यधिक समायोजित कवच योजना विकसित करने में एक सप्ताह बिताया। सच कहूं तो उन्हें मूल डिजाइन में सुधार करने के अधिक अवसर नहीं मिल सके। ऐसे कई तरीके थे जिनसे वह अपने वर्तमान कौशल के साथ 4F कवच चढ़ाना का उपयोग कर सकता था। अपने बेहतर कौशल के साथ भी वह इस ट्रेड ऑफ किए बिना कोई भी पैरामीटर बढ़ाने में सक्षम नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि वे भुजाओं का लचीलापन बढ़ाना चाहता था, तो वे कुछ कवच को हटा सकता था,
जिससे उनकी भेद्यता बढ़ जाती थी। यदि उसने लाभ से अधिक खो दिया है, तो उसे बस अपने लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। अधिक कवच, अधिक गति, अधिक लचीलापन संभव नहीं। तो फिर क्या होगा यदि वेस ने किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था? कुछ मिनटों के विचार के बाद वे कवच की जटिलता को कम करने पर सहमत हुए। उनकी वर्तमान कवच योजना में कई जटिल आकार शामिल थे। एक सपाट चौकोर प्लेट कवच का सबसे सरल टुकड़ा था जिसे एक फैब्रिकेटर तैयार कर सकता था। वक्र वाली प्लेट के बारे में क्या? जिस व्यक्ति ने इस प्लेट का निर्माण किया था, उसे मिलीमीटर तक इसकी सटीक आकृति में वक्र को पुनः उत्पन्न करना था। वेस ने कवच के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना इन आकृतियों को यथासंभव सरल बनाने की कोशिश की। इसने एक बिंदु तक काम किया, क्योंकि वेस ने पहले कभी भी जटिलता पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि डिजाइन ने अपरिहार्य रूप से कुछ प्रदर्शन खो दिया, लेकिन उसने इसके अधिकांश भागों के निर्माण की विफलता दर को सफलतापूर्वक कम कर दिया। वेस के लिए यह शायद बहुत अधिक मायने नहीं रखता। वह अपने डिजाइन को गहराई से जानता था और पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ इसके हिस्से बना सकता था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अन्य लोग भी बिना असफल हुए ऐसा करने में सक्षम हो सकें। मैंने पहले ही आंतरिक संरचना का अधिकांश भाग सुलझा लिया है। इससे कार्लोस को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपने मसौदे को पूरा करने के बाद उन्होंने योजनाबद्ध को कई नकली परीक्षणों के अधीन किया। कम हुई जटिलता ने उनके डिजाइन में कमजोरियां खोल दी, जिससे कवच की कुछ प्रकार की क्षति को झेलने की क्षमता थोड़ी कम हो गई। वेस ने अधिकांश छिद्रों को आसानी से ठीक कर दिया। केवल कुछ को अधिक सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता थी, क्योंकि वेस को कुछ जटिलताओं को फिर से प्रस्तुत करना था। जब वेस अंततः कवच चरण के अंत तक पहुंच गया, तो उसने आप भरी और अपनी एकाग्रता को शांत किया। कवच मेरी माध्यमिक विशेषताओं में से एक माना जाता है। यह अपमानजनक है अगर मैं कवच को केवल इस हद तक बढ़ा सकता हूँ। वह मैं एक डिजाइन करने की स्थिति में नहीं था। वेस ने अपना मन साफ करने के लिए एक दिन की छुट्टी ली। उन्होंने कभी भी विश्राम के पूरे दिन का आनंद नहीं उठाया, इसलिए उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। जबकि कार्लोस ने लगन से अपने अंतिम आभासी डिजाइनों में महारत हासिल की, वेस ने लकी के साथ खेला और समाचार ब्राउज किया। अधिकांश समाचार हालिया अराजकता और प्रतिक्रिया के लिए मर्कॉर्प्स द्वारा उठाए गए कदमों के इर्द गिर्द घूमते रहे। उन्होंने अपनी खरीद बढ़ा दी और अपना कुछ भंडार मंगा लिया। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ प्रस्तावना थी। यह वे समय है जब मेक हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। यदि मैं चूकना नहीं चाहता तो मुझे अपने उत्पाद को यथासंभव तेजी से आगे बढ़ाना होगा। अगले दिन वेस नए सिरे से तत्परता की भावना के साथ अपने काम पर लौट आया। उन्होंने अगला सप्ताह स्वनिहित भागों में समायोजन करने में बिताया। अपनी विशेषज्ञता की कमी के कारण वह केवल इंजन या पावर रिएक्टर जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण घटकों पर ही काम करते थे। इसके बजाय उन्होंने कॉकपिट को अनुकूलित करने में पूरा दिन बिताया। वे सही मूड सेट करके एक स्पेक्टर के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहते थे। उन्होंने कुर्सी का आकार बदला और डिस्प्ले को समायोजित किया। उन्होंने प्राचीन दिखने वाली मूर्तियों के साथ पूरे धातु के डिब्बे को भी उकेरा, जो डिजाइन के लिए प्रेरणा का संकेत देता था। यदि और कुछ नहीं, तो उसके ग्राहक इसकी सराहना कर सकते हैं। विलासिता। ऐसा करने के बाद उसने अपना ध्यान गद्दा और ढाल की ओर लगाया। उनके नए हाथापाई हथियार अनुकूलन उपकौशल ने उन्हें यह पहचानने की अनुमति दी कि उन्होंने हथियार के साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। उसने गदा हटा दी और सीए की मूल तलवार वापस ले आया।
जब मैं वास्तव में एक असंपीडित मिश्र धातु का उपयोग कर रहा होता हूं तो मैं उसी तलवार के आकार का उपयोग नहीं कर सकता जो संपीडित मिश्र धातुओं के लिए अनुकूलित है। वेस ने मूल तलवार के आकार को तब तक संशोधित किया जब तक कि उन्होंने इसे छोटा लेकिन मोटा नहीं बना दिया। कंप्रेसर या बेहतर प्रदर्शन करने वाले मिश्र धातु तक पहुंच के बिना उन्हें असंपीडित एचआरएफ मिश्र धातु से अधिकतम लाभ उठाने के लिए विभिन्न तरकीबों का सहारा लेना पड़ा। तलवार खत्म करने के बाद उसने ढाल को छुआ। उन्होंने कुछ रचनात्मक परतें लगाकर मध्यम मात्रा में जटिलता का परिचय दिया, लेकिन इसके अलावा यह धातु का एक साधारण आयताकार स्लैब ही बना रहा। उन्होंने आखिरी की तरह अन्य हथियार प्रणालियों में भी बदलाव किया। उन्होंने मिसाइल लॉन्चरों की रूपरेखा को समायोजित किया ताकि वे कंधों के साथ थोड़ा बेहतर जाल बना सकें। कलाई की लेजर तोपों के लिए बहुत अधिक काम की आवश्यकता थी। अपने नए अर्जित निर्देशित ऊर्जा हथियार अनुकूलन उपकौशल के साथ उन्होंने विभिन्न कमजोरियों को पहचाना। लेजर तोपों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एचआरएफ की ताप क्षमता की तुलना मूल कवच प्रणाली से नहीं की जा सकती। कलाइयों को बहुत जल्दी गर्म होने से बचाने के लिए वेस को कलाइयों को मोटा करना पड़ा। तीव्र अग्नि दर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी को फैलाने के लिए नए ताप चैनल तैयार करने में पूरे 2 दिन लग गए। चरण के अंत में वेस ने फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर को अनुकूलित करने के लिए अंतिम घंटे समर्पित किए। उन्होंने मेक के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए जोक घटक के आकार और ऊर्जा खपत को कम कर दिया। उन्होंने कुछ रोशनी के माध्यम से विशिष्ट दबाव वाली धुंध को चलाकर सिर पर वाष्प शिखा को भी अलग किया। आखिरकार मैंने इस चरण को पूरा कर लिया है। सभी घटक यथास्थान हैं। अगला व्यापक परीक्षण है। 1 महीने से अधिक समय तक पुनः डिजाइन करने के बाद नया रूप दिया गया मार्क एंटनी काफी अधिक परिष्कृत लग रहा था। बाद के सिमुलेशन ने उनके नए डिजाइन को विभिन्न क्रूर परिस्थितियों में उजागर किया। वेस ने हर संभावित खराबी का पता लगाने के लिए सिस्टम के मॉडलों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। समग्र परीक्षणों ने विभिन्न तनाव कारकों को उजागर किया, जिन्होंने कुछ मामलों में मशीन को पंगु बना दिया। वेस को इस कदम से आगे सावधानी से चलना पड़ा। उन्हें ऐसे कई उदाहरणों का सामना करना पड़ा जहां एक समस्या के कारण दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। कभी कभी समस्या की जड़ का समाधान करने के लिए उन्हें पूरे अनुभाग का पुनर्निर्माण करना पड़ता था। अनुकरण के पूरे 2 सप्ताह, और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भारी मात्रा में बार परीक्षण के बाद घोषणा की। अब तक उन्होंने केवल छोटी मोटी गड़बड़ियां पकड़ी थीं जो वास्तव में अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही प्रभावी हुईं। मॉडलिंग में बेहतर दक्षता के बिना वेस उस सीमा तक पहुंच गया जिसे वह उजागर कर सकता था। वह सड़क के अंत तक पहुंच गया था। वेस ने मार्क एंटनी मार्क आई को डिजाइन करने में न केवल पूरे 8 सप्ताह का निवेश किया, बल्कि उन्होंने अपने दिमाग में 3 अलग अलग छवियों को बनाए रखते हुए भी ऐसा किया। वेस मूल्यांकन के लिए उत्सुक थे। सिस्टम लाने से पहले वह फुर्ती से अपने शौचालय में गया और प्राइवेसी शील्ड की स्थापना की। मुझे बताओ सिस्टम, तुम्हारा फैसला क्या है? डिजाइन मूल्यांकन। C1 C2 मार्क एंटनी मार्क आई। भिन्न नाम। C1 C2 मार्क एंटनी मार्क आई आधार मॉडल। सीजर ऑगस्टस C1 मूल निर्माता। नेशनल एरोमोटिव्स वजन वर्गीकरण। मध्यम भारी अनुशंसित भूमिका। शॉक ट्रूपर कवच। C वहन क्षमता। D सौंदर्य शास्त्र। A धीरज। D ऊर्जा दक्षता। C लचीलापन। E मारक क्षमता। B अखंडता। B गतिशीलता। C स्पॉटिंग। C एक्स फैक्टर। C विचलन 62% प्रदर्शन में सुधार 23% लागत क्षमता प्लस 62% कुल मिलाकर मूल्यांकन।
सीजर ऑगस्टस का एक स्वीकार्य संस्करण। हालांकि बेस मॉडल की तुलना में इसके कवच में बहुत कमी है, फिर भी इसने मूल मॉडल की तुलना में सराहनीय मात्रा में लागत बचत हासिल की है। इस वेरिएंट के दूसरे संस्करण ने इसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य डिजाइन में बदल दिया है। मौजूदा डिजाइन को अपडेट करते समय कोई पुरस्कार जारी नहीं किया जाता है। हाँ, मैंने यह किया है। उन्होंने जश्न मनाया। पहली नजर में बहुत कुछ नहीं बदला था, लेकिन वेस ने तुरंत अंतर पहचान लिया। भ्रामक रूप से उत्साहीन मूल्यांकन में बहुत सारे आश्चर्यजनक बम छिपे हुए थे। सबसे पहले, उन्होंने एक्स फैक्टर की रेटिंग सफलतापूर्वक बढ़ाई। CTOC से यह संकेत मिलता है कि एक साथ 3 छवियों को रखने और अपने डिजाइन को प्रेरित करने के लिए एक मेक का उपयोग करने से भयावह त्रुटियां नहीं हुईं। मेरे सुधार के बिना इस पद्धति को दोहराना अभी भी कष्टकारी है। एकाग्रता। मैं यह भी अनिश्चित हूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। यदि मैं प्रेरणाओं की मात्रा बढ़ा दूं, तो विभिन्न शैलियों को एक साथ मिलाना कठिन हो जाएगा। कुछ बिंदु पर एक फैक्टर बस बिखर जाएगा। चाहे जो भी मामला हो, इसने आगे के शोध के लिए कई रास्ते खोले। पहले, उनकी समझ की पूरी कमी ने उन्हें कोई भी केंद्रित शोध करने से रोक दिया था। अब वे प्रश्नों से भरा हुआ था। सत्यनिष्ठा में भी बड़ा सुधार हुआ। मार्क एंटनी के विभाजन को बढ़ाने के लिए वेस ने जो भी काम किया, उसके बाद वे एक प्रशंसा के पात्र थे। उनका डिजाइन अंततः इसे क्षेत्र में कठिन बना सकता है। भले ही उसका कवच टूट गया हो, फिर भी मार्क आई लड़ सकता था। हालांकि वेस ने इस तरह के लापरवाह कृत्य की अनुशंसा नहीं की थी। तीसरा आश्चर्य अंतिम 2 रेटिंग से आया। उनके विभिन्न अनुकूलन ने मेक के निर्माण के लिए सामग्री की जरूरतों को कम कर दिया। अधिकांश लागत बचत एक बेहतर आंतरिक संरचना विकसित करने से हुई। कवच की जटिलता को कम करने से दोषपूर्ण भागों के उत्पादन की आवृत्ति को कम करने में भी मदद मिली। अंत में यह एक प्रदर्शन पर आ गया। मार्क आई ने कवच को छोड़कर बेस मॉडल को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। वेस को अभी भी संपीड़ित कवच से चूकना अफसोस की बात लग रही थी। फिर भी मेरा मेक अब एक ठोस कलाकार है। इसकी तुलना वास्तविक उन्नत मशीन से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा सौदा है। चूंकि लागत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, बेस मूल्य निर्धारण के संबंध में 2 अलग अलग दिशाओं में जा सकता था। यदि उसने मांग मूल्य बढ़ा दिया, तो वे प्रति बिक्री बहुत अधिक क्रेडिट अर्जित कर सकता है। यदि उसने कीमत वही रखी, तो वे निश्चित रूप से अपने बेहतर उपकरण के लिए बहुत अधिक बिक्री उत्पन्न करने में सक्षम होगा। वेस ने अपना सिर हिलाया। मार्सेला मेरी बिक्री की प्रभारी है। कीमत निर्धारित करना काफी हद तक उस पर निर्भर है। अब जब उन्होंने मार्क आई को डिजाइन करने का कठिन कार्य पूरा कर लिया, तो वे एक अच्छे आराम के हकदार थे। उन्होंने मूल रूप से लगातार 8 हफ्तों तक बाहरी दुनिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह अपने पैर फैलाने और यह देखने का समय था कि हर कोई कैसा प्रदर्शन करता है।